खबरों की शुरुआत करते हैं थाईलैंड से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज थाईलैंड पहुंचे हैं। वहीं राजधानी बैंकॉक के एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने थाईलैंड की पारंपरिक रामायण रमाकेन का मंचन देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में थाई प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनावात्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, संपर्क और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वहीं पैथोंगटान दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं और अक्टूबर 2024 में वियतनाम में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में उनकी मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। यात्रा के दूसरे दिन यानी कि 4 मार्च पीएम मोदी बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। और चलिए अब बताएं बिम्स्टेक क्या है। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी, आर्थिक, बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया देशों को ये संयुक्त करता है। बंगाल की खाड़ी से सटे 7 देश इसमें शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है। वहीं सदस्य देश बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में है। बता दें आपको कि इस प्रकार एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का गठन किया गया है। 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से गठन हुआ था और इसके बाद शुरू में 4 सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। इसके बाद 1997 में म्यांमार और 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने। 2017 में अपने गठन के 20 साल पूरे होने का उत्सव बिम्स्टेक ने मनाया। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी, आर्थिक सहयोग पहल है ये। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया देशों को ये बिम्स्टेक जोड़ता है। और बता दें आपको कि भारत थाईलैंड इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस खान से मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार खलीलुर रहमान ने इस मुलाकात की संभावना जताई है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की ये पहली बातचीत होगी। पीएम मोदी वहां थाईलैंड के राजा महा वजीरा लोंगकोर्न और रानी सुथीदा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनके बैंकॉक के ऐतिहासिक वाट को मंदिर जाने की भी संभावना है और ये मंदिर विशाल लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है और थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इसमें 1000 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं और 90 से अधिक स्तूप हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2016 में थाईलैंड के 9वें राजा भूमिबोल अदुल्यदेज को श्रद्धांजलि देने गए थे। 2019 में वे आसियान शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड गए थे। मौजूदा यात्रा उनकी तीसरी लेकिन पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा म्यांमार में नौकरी के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े और तस्करी जैसे मामलों पर भी बातचीत होने की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दें आपको कि भारत और थाईलैंड के संबंध 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। जी हाँ, प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची। थाईलैंड में रामायण को रामकियन के रूप में जाना जाता है, जो वहां की संस्कृति का हिस्सा है। सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया था। थाईलैंड की 90% से अधिक आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करती है, जिसकी जड़ें भारत में है। इसलिए थाईलैंड से आने वाले ज्यादातर पर्यटक बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, जिनमें बिहार का बोध गया, उत्तर प्रदेश का सारनाथ और कुशीनगर और मध्य प्रदेश का सांची शामिल है। थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि कहा जाता है। थाईलैंड और भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी पुराना और मजबूत है। भारत को 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों देशों में औपचारिक संबंध की शुरुआत की गई। 2022 में दोनों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। वहीं शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया अमेरिका और रूस के बीच बंट गई थी, तब थाईलैंड भी भारत की तरह गुट निरपेक्ष रहा था। और बता दें आपको
कि साल 2021 की बात करते हैं, जब साल 2021 में थाई कंपनी ग्लोबल रिन्यूएबल सिनर्जी कंपनी लिमिटेड ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 3880 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा निवेश किया था। आसियान देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बीते कुछ सालों में थाईलैंड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं भारत थाईलैंड के बीच 1.37 लाख करोड़ का व्यापार है। बता दें आपको, भारत से एक्सपोर्ट 51 करोड़ के हुए हैं। सिल्वर बार, सी फूड, गोल्ड, वाहन के पुर्जे, मशीनरी और पुर्जे, आयरन जैसी चीजें हैं। अमेरिका की करते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार देर रात भारत पर 26% जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है और मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, तो साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम की बात करें तो 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10% न्यूनतम टैरिफ रखा गया है। न्यूनतम टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। न्यूनतम टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। और चलिए अब आपको बता दें कि ट्रंप के संबंधों की 6 बड़ी बातें कौन सी हैं। तो आपको बताएं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ट्रंप के संबोधन को लेकर 6 बड़ी बातें कौन सी हैं। तो ट्रंप के संबोधन को लेकर ये 6 बड़ी बातें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें आपको, जिनमें कहा गया है कि ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ, अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा, अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा, अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर होगा। टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में बनाए प्रोडक्ट अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा, ऐसा भी उनका कहना है। वहीं नौकरियां और कारखाने अमेरिका लौटेंगे। कई देशों ने अमेरिकी बाजार का फायदा लेकर खुद को समृद्ध बनाया है, लेकिन अमेरिका अब नौकरियां और कारखाने वापस लाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि कनाडा के डेयरी टैरिफ अनुचित, कनाडा का डेयरी टैरिफ हमारे किसानों के लिए उचित नहीं है। अमेरिका की आर्थिक आजादी का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आजादी का है। तो ये 6 बड़ी बातें उनके संबोधन से। और चलिए अब आपको बताते हैं, अमेरिका ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, इस पर ट्रंप के जैसा को तैसा टैरिफ की घोषणा के बाद भारत की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो 26% टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा है कि इस टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी इसे झेल सकती है। ट्रंप प्रशासन में ऐसे प्रावधान है कि अगर भारत अमेरिका की चिंताओं को दूर करता है तो टैरिफ में कुछ छूट भी मिल सकती है। भारत इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का ये एक तरफा और धमकाने वाला कदम है। उन्हें तुरंत अपने एक तरफा टैरिफ को रद्द करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन भी जवाबी कदम उठाएगा। ईयू की अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि ट्रंप का कदम वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका है। इससे अनिश्चितता बढ़ेगी और ग्लोबलाइजेशन का मकसद कमजोर होगा। और चलिए अब आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ट्रंप के नए टैरिफ पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको बताते हैं। नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री सेसिली मायरसेथ ने कहा है कि ये टैरिफ वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए गंभीर है। वहीं स्विस फेडरेशन की सटर अध्यक्ष कैरिन केलर ने कहा है कि फेडरल काउंसिल जल्द ही अगले नए कदम तय करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि ये किसी दोस्त का काम नहीं है। तो बता दें आपको, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के पूरे दुनिया से ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अब बात लंदन की कर रहे हैं, जहां पर लंदन से मुंबई आ रही अर्जुन अटलांटिक फ्लाइट VS 358 की टर्की के दियारबकीर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट के सफर कर रहे एक यात्री को पैनिक अटैक आने के कारण ये लैंडिंग की गई। हालांकि ये एयरपोर्ट इस तरह की बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। लैंडिंग के दौरान विमान में तकनीकी खराबी भी आ गई, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। फ्लाइट में सवार 200 से ज्यादा भारतीय यात्री पिछले 16 घंटे से ज्यादा समय से फंसे हुए हैं। एक यात्री ने बताया कि उन्हें अब तक ये नहीं बताया गया है कि उनके आगे की यात्रा कैसी होगी। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस ने अभी तक दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की है। यात्रियों को जल्द से जल्द सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। और चलिए बात इजराइल की करते हैं, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रफा को पूरी तरह से फिलिस्तीन से अलग कर दिया जाएगा। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि गाजा के बड़े हिस्सों को इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। नेतन्याहू ने खुलासा किया कि इजराइल गाजा पट्टी में एक नया मोराग कॉरिडोर बना रहा है, जिससे रफा और यूनुस खान को फिलिस्तीन से अलग कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये कॉरिडोर मिस्र की सीमा से सटे इलाके में बनेगा और इसका उद्देश्य हमास पर दबाव बढ़ाना है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास दर्जनों शेष बंधकों को रिहा नहीं करता, निरस्त्र नहीं होता है और गाजा नहीं छोड़ता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। मार्च में युद्ध विराम समाप्त होने के बाद इजराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता के आयात पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। बता दें, इजराइल के ताजा हमलों में 40 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा में बढ़ते हमलों के बीच मानवीय संकट और गहराता नजर आया। इजराइल पहले ही नेत्जारिम कॉरिडोर बना चुका है, जिससे गाजा के उत्तरी हिस्से को बाकी इलाकों से अलग कर दिया गया है। अब मोराग कॉरिडोर के जरिए दक्षिणी गाजा को भी काटने की योजना है। नेतन्याहू ने कहा कि हम धीरे धीरे गाजा को विभाजित कर रहे हैं और दबाव बढ़ा रहे हैं, ताकि हमास को हमारे बंधक सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके। इजराइल की इस नई सैन्य नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा के अलग अलग हिस्सों को काटने से वहां खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ सकती है।